अटेंडेंस there were students who were saying कि we have to go, मैंने कहा चलो दे दो भाई अटेंडेंस, कोई नहीं, तो if you want to put you can put the मैं attendance. तो अभी डाली, मैं तो मुझे अभी पता लगा है। That's okay, if you want to put you can put it, no problem. थैंक यू मैम। ठीक है, या सो गाइज इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर सिमिलर है जैसे मैं बता रही थी आपको। सो वी कैन स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा है एंड ये सिमिलर स्टेप्स आपके इंपोर्ट प्रोसीजर में रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिसीव एन इंक्वायरी, राइट। अब इंक्वायरी इंडेंट ऑर्डर क्या होता है कि सपोज करो देयर इज एन इंपोर्टर जो कि आपको ढूंढ लेता है कि नहीं इंडिया में एबीसी जो है ये बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है बासमती चावल का, और हम लोग इससे मंगवाएंगे और आगे हमें जो करना है हम करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, दिस इंपोर्टर विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर, नॉट बेसिकली एन ऑर्डर बट बेसिकली एन इंक्वायरी। ही विल से कि आई नीड 1000 क्विंटल, जब गॉड नोज वट एवर क्वांटिटी, ज्यादा क्या होती है मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। सपोज करो आई नीड 1000 क्विंटल्स ऑफ राइस फ्रॉम यू एंड दे शुड बी ऑफ दिस क्वालिटी एंड दिस कलर एंड दिस प्राइस, अगर आप दे सकते हो तो बताओ हमें, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिसीविंग एन इंक्वायरी। अब ये इंक्वायरी आएगी इंपोर्टर की, वो आपको बोलेगा कि सर मुझे ये चीज चाहिए, आप क्या बना के दे सकते हो और इतने टाइम में दे सकते हो और इतने प्राइस ले लोगे तो चलेगा आपको। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कहेगा सर रुक जाओ एक मिनट, मुझे जरा ऑर्डर को देख के स्क्रूटनाइज करने दो, देखने दो कि मेरे पास क्या इतनी लेबर है, क्या मेरे पास इतना टाइम है, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज है, क्या मैं इस प्राइस पे आपको दे पाऊंगा, इतने टाइम में दे पाऊंगा। तो इंक्वायरी आई तो सेकंड स्टेप हो जाएगा कि आप अब ये सब कुछ देखोगे कि आपके पास ये सारी रिसोर्सेज है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो सबसे पहला स्टेप होता है, बट देन कभी कभी क्या होता है गाइस कि यू आर न्यू टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। कभी कभी आप इतना अच्छा काम कर रहे होते हो इंडिविजुअल लेवल पे कि बाहर तक आपके काम की चर्चाएं हो जाती हैं। तो इस केस में कभी कभी डायरेक्ट आपको भी क्या बोलते हैं अप्रोच किया जा सकता है, एंड अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो आप उसको ले लेते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो थर्ड स्टेप गया, और अगर नहीं है तो यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लो, ठीक है। एंड देन द फोर्थ स्टेप यू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स। आपने देख लिया कि हाँ जी सर हो गया है, आपने उसको कम्युनिकेशन भेज दिया कि जी सर डोंट वरी, हम लोग आपके प्रोडक्ट बना के बिल्कुल टाइम से आपके जो जो चाहिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वी विल बी डूइंग इट। सो यहाँ पर एक तरह से मैन्युफैक्चर जब प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं तो जो एक्सपोर्टर होता है ना वो लिटरली जाके देखेगा, सुपरवाइज करेगा कि जो जो ऑर्डर जिस जिस तरीके से बना बोला गया है वैसे ही बन रहा है। रिमेंबर दिस थिंग गाइस कि अगर आपने जैसा मर्जी बना के भेज दिया, इंपोर्टर को पसंद नहीं आया, वो कहेगा सर जो मैंने मांगा था वो तो आपने कुछ भेजा ही नहीं है, ये तो आपने अपने आप कुछ भी बना के भेज दिया, मैं नहीं पैसे दे रहा आपको। तो सारी मेहनत, सारा टाइम, सारी रिसोर्सेज सब पानी में, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गुड्स एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहे हैं यू एक्चुअली गो टू द फैक्ट्री, सी हाउ थिंग्स आर गोइंग। इतनी सी भी प्रॉब्लम हो गई ना तो इंपोर्टर हैज द राइट टू से नो आई एम नॉट गोइंग टू पे। वन ऑफ द रिस्क ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। कभी कभी क्या होता है कि अगेन डिपेंडिंग अपॉन वट एवर एग्रीमेंट इट्स देयर बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर, सो ये लोग बात करके रख लेते हैं कि सर देखो सारा लॉस मेरे को मत दो, राइट। हम लोग 50-50 या 70-30 ऐसे कुछ कर लेंगे, तो वो अपने उनके ऊपर है। बट जनरली इट इज वेल विद इन द राइट ऑफ द इम्पोर्टर। उसने कहा कि सर देखो मैंने आपको इंक्वायरी भेजी, मैंने आपसे पूछा आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे इस क्वालिटी का इस टाइम पीरियड में, आपने कहा मैं बना लूंगा, मैंने और किसी को ऑर्डर नहीं दिया, मेरा भी तो नुकसान है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जब होते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिल्कुल ही प्रॉपरली वे में हो, ओके। एंड देन एक्सचेंज रेगुलेशंस, ऑफ कोर्स आपको सारी की सारी एक्सचेंज रेगुलेशंस देखनी होती हैं, कस्टम ये सब, चलो वो तो कस्टम वस्टम तो बाद में आएगा, बट फुलफिलिंग एक्सचेंज रेगुलेशन में सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आपको ऑर्डर मिलते ही उस ऑर्डर वैल्यू को उस पूरे प्रॉपरली आपको आरबीआई को बताना पड़ता है। you have to explain it to the RBI कि सर देखिए हमें से 1 मिलियन तो बहुत कम हो गया, 150 मिलियन डॉलर्स का कुछ तो क्या बोलते हैं ऑर्डर मिला है। सो दिस 50 मिलियन डॉलर्स इज सच अ बिग अमाउंट, द आरबीआई नीड टू नो, शुड नो। सो सबसे पहले तो आपको एक्सचेंज रेगुलेशंस के अंदर आरबीआई को सब कुछ बताना पड़ेगा कि हमने ऐसे ऐसे यहाँ से हम लोग ले रहे हैं और इसको दे रहे हैं,
बना रहे हैं, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द पूरा ऑर्डर। बुकिंग शिपिंग स्पेस, ही गाइस आपने देखा होगा मूवीज के अंदर भी डॉक्स होते हैं, और डॉक्स के ऊपर इतने बड़े बड़े कंटेनर्स पड़े होते हैं, वो क्रेन्स उनको कंटेनर्स को उठा के यूं ऐसे करके ऐसे रख रही होती है। तो जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स की बात करते हैं, द प्रोडक्ट इज इन बल्क, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो आप उस सारी क्वांटिटी को इसमें प्लेन में नहीं भेज सकते हो। ऑल्दो वो भी कर सकते हो, बट देन अगेन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन योर क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी, सो इट इज जनरली सेंड थ्रू सी। तो इसलिए शिपिंग जहां आप करोगे वो स्पेस को बुक करना बहुत जरूरी है, राइट? आप एक शिप को या आप एक से प्लेन को भी, अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके देखोगे कि क्या इतना बड़ा है ये कि मेरे कंटेनर्स को ले जाएगा। वेल यू नैरो इट डाउन एंड यू बुक इट। वंस यू बुक इट, यू गो फॉर एक्साइज क्लियरेंस। एक्साइज ड्यूटी जो आपको पे करनी पड़ती है, उसके बिना अगेन आप नहीं कर सकते हो एक्सपोर्ट। वो ड्यूटी आपने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, गवर्नमेंट के ना, गवर्नमेंट के रेवेन्यू है ये। हमारा जो लास्ट ब्लॉक है ना, दैट इज गवर्नमेंट इन बिजनेस। तो दिस इज नथिंग बट अ रेवेन्यू सोर्स फॉर आवर बिजनेस, ठीक है? तो वो क्लियरेंस हो जाएगा, एंड देन यू डू प्री शिपमेंट रिक्वायरमेंट। आपने तो दे दिया ऑर्डर कि भैया मुझे ये शिप का इतना स्पेस चाहिए, बट देन इट इज योर ड्यूटी टू आल्सो गो एंड इंस्पेक्ट द शिप कि ये शिप कल को डूब ना जाए, ठीक है? बिकॉज अगर कल को शिप डूब गया तो भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो जाएगी कि यार ये तो सारा मेरा प्रोडक्ट्स जितने भी है सब पानी में। तो इसलिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करना आपकी भी जिम्मेदारी है। बैकिंग एंड मार्किंग में आप जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको बैच वाइज आप लोग ठप्पा डाल दोगे, लोगो डाल दोगे, जो उसके रेफरेंस नंबर, बार कोड्स, दैट इज योर बैकिंग एंड मार्किंग। अपॉइंटिंग, क्लियरिंग एंड फॉरेन ये फॉरवर्डिंग एजेंट्स में क्या रहता है गाइस, किसी कभी कभी ना हम लोग इतने क्या बोलेंगे वेल इक्विप्ड नहीं होते एक्सपोर्ट प्रोसीजर से। सपोज करो वी आर वेरी न्यू टू दिस, ये वी डोंट वांट एनी हैसल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड पार्टी को बोलेंगे भाई तुम लोग कर दो हमारे लिए काम। सिमिलरली जैसे हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ले रहे थे ना, तो अपॉइंट क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स भी आर दिस काइंड ऑफ पीपल हु विल बी बेसिकली डूइंग ऑल दिस एक्सपोर्ट प्रोसीजर ऑन योर बिहाफ, और ये आपसे फीस या कमीशन कुछ तो ले लेंगे एंड में जाके। तो अपॉइंटिंग, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स अगेन आपके ऊपर है, आपको करना नहीं करना। But these people are efficient and they know how to do things quickly and how to approach the importers bank, exporters bank, ये सब पता होता है इनको, तो you can appoint these people. कस्टम फॉर्मेलिटीज, ठीक है, आपने एक बार पहुंचा दिया सामान, अब वहां की कस्टम की फॉर्मेलिटीज जो है, जो आपको पे करना है, वो सब आपको करना है। आपको भी कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती है, एक्साइज भी, क्लियरेंस इज लाइक कि आपको पहले ये पता कराना होता है कि हाँ यू आर गोइंग टू बी सेंडिंग दिस प्रोडक्ट्स एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है? और ये जो कस्टम फॉर्मेलिटीज है ना, ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट बहुत आराम से करा लेते हैं। ये कहीं तो कस्टम्स में आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट में कैसा ऐसा सीन रहता है, इट टेक्स टाइम एंड ऑल। सो दीस पीपल आर काइंड ऑफ क्या बोलोगे, स्पेशलाइज्ड पीपल हु नोज हाउ टू डू इट। सो इट इज जनरली दे आर काइंड ऑफ अपॉइंटेड। अब गाइस आप इतने पैसे की सामान भेज रहे हो, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट इट इंश्योर्ड। तो इसलिए जो इसकी मरीन इंश्योरेंस होती है वो हो जाती है यहाँ पर। ऑफ कोर्स आप कंटेनर में आग ना लगे वो भी करा सकते हो, ठीक है? तो इंश्योरेंस किसी भी टाइप की हो सकती है, बट इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर जो होता है, एक्सपोर्ट की जो आपकी इंश्योरेंस होती है, अगेन द रिस्क फॉर ऑफ दिस क्या बोलते हैं, खराब होने का जो होता है रिस्क इस ऑर्डर का, दैट विल बी काइंड ऑफ मिटिगेटेड बट नॉट एलिमिनेटेड। अभी हम आई थिंक आज ही हमें इंश्योरेंस पढ़ना है आगे, तो यू विल नो कि कैसे होता है। देन यू हैव टू प्लेस द गुड ऑन द शिप। जब आप अपना सामान जो आपने शिप चूज किया था, जिसको आपने इंस्पेक्ट किया था, उस शिप के ऊपर जब आप सामान डाल दोगे, तो क्या रहेगा कि आपको जो उस शिप का कैप्टन है वो एक रिसीट दे देगा, दैट इज कॉल्ड अ मेट रिसीट। वो मेट रिसीट आपको मिल जाएगी, तो इसका मतलब है कि शिप के ऊपर मेरा सामान चढ़ चुका है। एंड बिल ऑफ लेडिंग इज समथिंग जो कि शिपिंग कंपनी आपको देगी कि यस हमें इंटीमेशन मिल चुकी है, हमारे कैप्टन ने बता दिया है कि आपको गुड्स हमारे शिप पे चढ़ चुके हैं, एंड नाउ वी आल्सो एक्नॉलेज कि द शिप्स आर ऑन बोर्ड, ठीक है? सो द बिल ऑफ लेडिंग आपको ये बताएगा कि द शिपिंग कंपनी हैज नाउ एक्नॉलेज दैट द गुड्स हैव बीन ऑन बोर्ड।
collect necessary documents and dispatch shipment to the importer. See guys, क्या रहता है, मैं ये 15-16 points kind of similar है. Why? Because ये जो documents रहते हैं ना, these documents are the very crucial documents, otherwise इसके बिना payment नहीं होगी. I told you कि there is a reliability issue, there is a दोनों साइड के ऊपर कि क्या मेरे को प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या मेरे को क्या बोलते हैं पैसे मिलेंगे. तो क्या करते हैं दोनों इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ये अपने बैंक्स को इन्वॉल्व करा लेते हैं. ठीक है, ये इंपोर्टर बोलता है कि देखो ये रहा मेरा बैंक, एक्सपोर्टर कहता है देखो ये रहा मेरा बैंक. इंपोर्टर कहता है कि ये लो क्रेडिट लेटर. क्रेडिट लेटर क्या होता है कि जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बैंक में जाके वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा तो इंपोर्टर का बैंक उसको पे कर देगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे यकीन नहीं है, so they are asking their banks to help them. Importer और his bank will get these documents, जितने भी सारे documents है ये, starting from order letter, maid's receipt, bill of lading, insurance cover, this that, जितने भी documents है, the importer के पास तो ये पहुंचेंगे ना, sorry, exporter के पास. The importer will be sending these documents. Similarly, exporter will also sending these documents to the importer. तो जब एक्सपोर्टर ये सारे डॉक्यूमेंट्स या एक्सपोर्टर का बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के बैंक को देगा तो इंपोर्टर कहेगा अच्छा ठीक है सर, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लो आपकी पेमेंट. ठीक है, जब बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये जेन्युइन इंसान है, ये मुझे कल पैसे मेरे चोरा के भागेगा नहीं. ठीक है, और पेमेंट का तरीका भी यही होता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है गाइस? इट्स बेसिकली प्रॉमिसरी नोट या एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है. एक लेटर तो क्या, एक पेज होगा पेपर का, उस पे लिखा होगा कि आई विल पे एबीसी एक्सपोर्टर इन another 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, latest by this date, ये रहा मेरा साइन. दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज. क्रेडिट पे जो गुड्स भेजे जाते हैं ना, क्रेडिट पे जनरली असलियत में तो क्रेडिट नोट को इशू नहीं करता, सबके सब मुंह पे चलते हैं कि लाइक हमने बोल दिया आपको पेमेंट मिल जाएगी. क्रेडिट में ऐसा चलता है, बट नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट जो कि आपको बताएगा कि चलो पेमेंट आज नहीं मिल रही, 6 महीने बाद तो मिल जाएगी. ठीक है, और लेटर ऑफ क्रेडिट भी यही होता है कि जो बैंक इशू करता है, जो सॉरी बैंक इशू करेगा इंपोर्टर का, एंड दिस लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी गिवन टू द एक्सपोर्टर. एंड जब पेमेंट लेनी होगी तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर एक्सपोर्टर ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी. एंड लास्ट इज इंसेंटिव्स. आपका पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर खत्म हो चुका है. ठीक है, योर फुल एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज कंप्लीटेड. नाउ यू विल गो टू द गवर्नमेंट, द अथॉरिटीज, एंड यू विल टेल देम कि देखो सर मैंने इतना ज्यादा कंट्री को फायदा करवाया है, $50 मिलियन मैं अपनी कंट्री में लेके आ रहा हूँ, तो अब मुझे कुछ तो रिबेट दो, कुछ टैक्स कंसेशन दो. तो द लास्ट स्टेप विल बी द इंसेंटिव, कुछ लोग क्लेम करना, जो आपको पैसा जो रिबेट टैक्स में कुछ तो करना होगा, द अथॉरिटीज विल डू इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्या बोलेंगे रेगुलेशंस जो भी उनके रहेंगे. ठीक है, तो दिस इज योर एक्सपोर्ट प्रोसीजर. इंपोर्ट प्रोसीजर मैं नहीं डिस्कस कर रही बिकॉज इट्स प्रीटी सिमिलर. तो आई वुड रादर कुछ तो खुद पढ़ो भाई, ये सेम पॉइंट्स है ऑलमोस्ट. ज्यादा पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ताकि हमें कम पॉइंट्स डिस्कस ना करने पड़े. ठीक है, या दैट इज इट फॉर दिस यूनिट. ठीक है गाइस, आप ये क्लियर हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं. एंड दैट वाज योर B3. ठीक है, B4 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज. एंड कल की क्लास में हम लोग फाइनेंस कुछ हद तक स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आज हम B4 में कितना करते हैं. और आई एम प्रीटी श्योर कि सारा नहीं तो ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा बच जाएगा. एंड देन टुमारो वी विल डू फाइनेंस. ठीक है, बिकॉज इट मेक सेंस टू फर्स्ट कंप्लीट दीज मंथ्स, तो इसलिए मैंने करा दी पहले. एंड हम लोग B1 कर चुके हैं, B3 आज हो गई पूरी, B4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड B2 कल हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे. एंड देन वी विल बी ओनली लेफ्ट विद B5, दैट इज गवर्नमेंट इन बिजनेस. अगेन प्रीटी kind of nothing to explain, but yeah, I'll take you through the syllabus of course. Okay, banking services guys. हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्विसेज से तो कर रहे हैं काइंड ऑफ डिस्कस एक तरह से, not service, sorry, this
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैंने फर्स्ट क्लास में जब आपको बताया था कि दैट ट्रेड जो होता है दैट्स लाइक बेसिकली flow of goods and services where you're buying and selling, and there should be a continuous flow of goods and services. There should be a smooth functioning of क्या बोलते हैं इसको goods and services. So trade is fine, but you need certain things that helps you in that trade. So that's why we had your auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade में आपका advertising हम पढ़ चुके हैं. Then you have your transportation जो हम थोड़ा आज करेंगे. उससे related आपका थोड़ा channel of distribution है. Then you have warehousing. Then you have your banking and insurance. ठीक है? तो banking and insurance हम करेंगे आज. Transportation आज हम करेंगे. तो that means your क्या बोलते हैं इसको your trade sorry your auxiliaries to trade will be completed today. ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा आज. Okay, let me start with the bank. See guys, bank आपने सबने वर्ड सुना होगा कि like पैसे चाहिए बैंक चले जाओ, right? So bank exactly होता क्या है? Bank is basically an institution जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, and that bank is basically doing two things, which is it is accepting deposits and it is lending that same investment to loans. मतलब जो पैसा आप एक बैंक के पास जाके रखवाते हैं कि सर ये रख लो, मुझे इस पे इंटरेस्ट जो भी है देते रहना, राइट? तो जब वो बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है और उस डिपॉजिट को एक लॉकर में या कहीं पर रखता नहीं है लिटरली, बट उस पैसे को आगे कहीं लगा देता है, दैट इज अ बैंक. ठीक है, सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना ही बैंक नहीं कहलाएगा. यू हैव टू लेंड द मनी आगे. अगर आप पैसे को आगे लोन पे या किसी को यूज करने के लिए नहीं दोगे तो वो बैंक नहीं कहलाएगा. ठीक है, so to become a bank, first you need to accept deposits from the public and then the same deposit should be lent or invested आगे कहीं पर. क्योंकि बैंक आपको क्यों पैसे दे रहा है भाई? वो पैसे लगा के खुद पहले अर्न करेगा, वो खुद की अर्निंग आपको देगा. इस तरीके से रहता है. ठीक है, एंड रिमेंबर दिस थिंग गाइस कि बैंक से पैसा हमेशा ऑन डिमांड निकाला जाता है. ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब आप बैंक से पैसा मांगोगे बैंक आपको तभी देगा, राइट? आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 10-15 लाख, ठीक है, एंड जब तक आप बैंक के पास जाके बोलोगे नहीं कि सर मुझे 2 लाख रुपए दो, मुझे 2 लाख निकालने हैं, मुझे 3 लाख निकालने हैं, बैंक आपको थोड़ी निकाल के देगा, तो पैसा पड़ा रहेगा. सो ऑलवेज इट इज ऑन डिमांड एंड इट शुड बी ऑलवेज इन्वेस्टेड आगे. आप इसको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यू कांट बी अ बैंक. एंड या a lot of functions, collection of checks. आपके बोलने पे वो चेक्स ले लेंगे, आपके बिल पेमेंट कर देते हैं, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देंगे, आपका डिविडेंड जो रिसीव होगा वो आपका बिहाफ पे रिसीव कर लेंगे. तो these are your n number of functions that a bank does. I swear to God, आजकल बैंक्स इतने फैंसी हो गए हैं. I received a debit card, a credit card from IDFC Bank. And I will show you, मुझे 5 मिनट दो, वो थोड़ा साइड पे पड़ा हुआ है. I'll show you कि उन्होंने मुझे क्या किट भेजी है. Like you will be also like surprised कि बैंक क्या ही कर रहे हैं. Because see, आजकल again every bank is not a bank. सेल कोटे पूरे करने होते हैं and they need to have customers. तो कस्टमर को किस तरीके से ल्योर किया जाए, किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए, ये आजकल इतना ज्यादा लाइक क्या बोलते हैं इसको इन हो गया है कि लाइक क्या ही बताऊं बस मैं. तो लाइक कल जब मुझे वो कार्ड रिसीव हुआ एंड आई वाज लाइक वाओ, ये लाइक इट्स लाइक वाओ सीरियसली. तो या सो गाइस, दीज आर बेसिक फंक्शंस दैट अ बैंक डज एंड या इफ यू आर डूइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस, यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बिजनेस है तो बिजनेस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इट इज वेरी मच दैट इट इज डन ऑन अ दैट विल बी अ बैंक. ठीक है, एंड अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ फंक्शंस दैट अ बैंक डज अपार्ट फ्रॉम दीज हाइलाइटेड. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड विल स्टडी अभी. So type of banks में guys, the very common type of bank that we have is a commercial bank,
एंड कमर्शियल बैंक इज समवन जो कि यही कर रहा होता है, एंड जनरल पब्लिक के साथ इसकी डीलिंग रहती है, ठीक है। एंड ये लोग अगेन पैसे लेके आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सारी सर्विसेज जो ऊपर मेंशन थी, बिल ऑफ एक्सचेंज करना, रेमिटेंस, आपकी मनी को रेमिट करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, collection of checks, collection of your dividends, payment of your premiums, or whatever bill payments you have to do, all these kind of things are being done by the commercial banks, ठीक है। और आगे अगेन मनी दे देते हैं दूसरों को बड़े बड़े वेंचर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में, ताकि वहां से भी ये अर्न करे और तभी आपको अपना वो इंटरेस्ट दे पाएंगे ना। ऐसे तो बैंक पागल है नहीं कि वो बैठा है और आपका बस पैसे रख के अपने पास, क्योंकि देखो मनी को ग्रो करने के लिए मनी चाहिए होती है, मनी ग्रोज मनी, ठीक है। पैसा अगर अपने पास आप रख लोगे, उसको आगे कहीं लगाओगे नहीं, तो मनी वोंट ग्रो, वो उतनी की उतनी रहेगी। तो मनी को ग्रो करने के लिए आगे कहीं इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, कमर्शियल बैंक्स ये करते हैं, बैंक्स को करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे फैंसी बनेगा, वाओ। यस मैम। या तो कौन सा बैंक है? IDFC बैंक। Okay guys, so commercial banks and then cooperative societies की तरह जो सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प के लिए बनी होती हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। एक एसोसिएशन बनेगी, बहुत सारे लोग होंगे उसके अंदर जो कि अपना ही पैसा डालेंगे और जिसको चाहिए होगा वो अपना ही पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाहर से ना मांग के ये लोग खुद की ही हेल्प करते हैं। So that is your cooperative banks, private sector बैंक में आता है ये। You have state cooperative banks as well जो इनको funding देती है। They have kind of again regulated and controlled by your RBI. Cooperative banks थोड़े I would say कि क्या बोलते हैं, रिस्की बैंक्स रहते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगेन ऑल्दो देयर इज रेगुलेशन, बट ये बैंक्स बहुत जल्दी, लाइक अभी पीछे बॉम्बे में कोई तो कोऑपरेटिव बैंक वेंट इंसॉल्वेंट, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उस दिन के बाद तो मैंने सोच लिया था कि कोऑपरेटिव बैंक से तो कुछ लेना देना करना ही नहीं है। वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव एक्सटेंड करते हैं। देखो स्टेट जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक अगेन देखता है इनको, ठीक है। द म्यूचुअल द बेसिक प्रीमाइस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प। और ये एक छोटे से सपोज करो रूम में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों की सेविंग्स है, ऐसे रहेगा। डेवलपमेंटल बैंक्स गाइस, एज द नेम सजेस्ट, ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए आए थे। एंड इनका काम ही था कि भैया सिर्फ एग्रीकल्चर और लोन, ताकि इनका ग्रोथ हो सके, इनके बेटरमेंट के लिए। सी गाइस, हमारी जैसी इकोनॉमी है ना, वी आर अ होता है। एक होता है फ्री मार्केट, दैट इज जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स्ड बजाय। मुझे एक साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके अपना प्रोडक्ट बेचना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितना कंपटीशन है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितना प्राइस है। आई वांट माय प्रॉफिट एंड दैट्स इट। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है।
right? They're only focusing on development, they're only focusing on expanding their infrastructure. सोशलिस्ट इकोनॉमी उसका ऑपोजिट होती है. सोशलिस्ट कहती है नहीं, हमें सबका देख के चलना है, हमें चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, बट हमारा मेन मोटिव वेलफेयर है. जैसे मर्जी करो, साम दाम दंड भेद करके वेलफेयर करो लोगों का. कोई इंसान भूखा ना रह जाए, कोई इंसान काम के and not inclusive growth. सब रह जाएंगे. रूरल रीजनल बैंक में कितने ज्यादा बाइफर्केशंस है एंड क्लासेस है, एंड पुअर से भी पुअर इंसान निकल जाते हैं. तो जो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो कि लाइक पेटी कैश यूज करते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, उन फार्मर्स के लिए आपके रीजनल रूरल बैंक्स है जो बहुत दूर दूर जाके गांव में आपको पैसा देते हैं, अगेन फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ. छोटे 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 जिनकी हालत नहीं है कि वो अपनी अपने गांव से भी बाहर जा सके, तो उनको भी तो पैसा चाहिए, उनको भी तो आगे बढ़ना है, तो उसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स हेल्प देम. इंडस्ट्रियल बैंक तो ये जब हम ऐसे बात कर रहे हैं इंडस्ट्री ग्रो करना है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती. तो इसके लिए आप इंडस्ट्रियल बैंक्स, आपका आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई. आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म होती है पता है कभी? आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म होती है, in the when they were created for money, like to long term loans. medium loans आपके हो जाते हैं 1 साल से ऊपर के, 1 साल 2 साल से 5 साल के बीच में जब लोन्स रहेंगे तो वो मीडियम लोन्स रहते हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स रहेंगे 5 साल के ऊपर, ठीक है. एंड द इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, एक्सटेंडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू देयर लोन्स, ठीक है. बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, आईसीआईसीआई को देख लो, आईडीबीआई को देख लो, दे आल्सो काइंड ऑफ डील इन पर्सनल बैंकिंग. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे शिफ्टेड टू पर्सनल बैंकिंग एज वेल. वो अपना वो फंक्शन तो कर ही रहे हैं, बट पर्सनल बैंकिंग करते हैं, ठीक है. पर्सनल बैंकिंग जो आप और मैं करते हैं, तो दिस इज जो मेरे को कार्ड अभी आया है, दिस इज पर्सनल बैंकिंग, लाइक दैट. सेंट्रल बैंक, ऑफ कोर्स गाइस, सबने सुना होगा आरबीआई. Yes, ma'am. सेंट्रल बैंक इज अ बैंक हु इज द नंबर वन बैंक ऑफ अ कंट्री. हमारी कंट्री के लिए आरबीआई है, किसी और कंट्री के लिए कोई और हो सकता है. सेंट्रल बैंक विल बी द बैंक हु विल बी मॉनिटरिंग ऑल द अदर बैंक्स. जितने भी अपने ऊपर बैंक्स पड़े हैं सब आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे, आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर चलेंगे, एंड आरबीआई ने कोई जो पॉलिसी निकाल दी वो भी इनको फॉलो करनी पड़ेगी. इट इज द एपेक्स बैंक, द फर्स्ट बैंक ऑफ द कंट्री. इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. कल को अगर कोई बैंक बिल्कुल ही खाली हो जाता है कि जिसे हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो कटोरा लेके सेंट्रल बैंक के पास ही जाएंगे, सर पैसे दे दो. द सेंट्रल बैंक गिव्स देम लोन, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि कुछ नहीं बचा है तो भैया बस अब सेंट्रल बैंक के आगे ही हाथ फैलाओ. गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक के आगे हाथ फैलाती है. जब गवर्नमेंट के पास फंड्स खत्म हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट गोज टू द सेंट्रल बैंक, गोज टू द आरबीआई, एंड दे से कि सर पैसे दे दो, नहीं है पैसे अपने पास हो गई. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कंट्री, जैसे मैं बता रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर, कि जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड चीजें होंगी, द आरबीआई विल कम इनटू प्ले. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जा रहा है, द आरबीआई शुड नो, दैट इज व्हाई इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. जितना भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में है, द आरबीआई नीड्स टू नो, ठीक है. So these are your bifurcations of the banks role, ठीक है. जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, आपके लिए पेमेंट्स करना, लोन्स देना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन देना, डिस्काउंटिंग. अच्छा, ओके. See guys, see, generally banks are not supposed to give your details to anyone, ठीक है.
सीक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोला है, कल को एबीसी जाके आपकी डिटेल्स नहीं निकलवा सकता, ठीक है? दैट विल बी एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। एंड अगर आपने स्विस बैंक्स के बारे में सुना होगा, द स्विस बैंक इज वन टाइप ऑफ बैंक जो कि बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, गवर्नमेंट के बोलने पे भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, बिल्कुल इंफॉर्मेशन देता वो आपके कि कौन है, कितना पैसा है, कब आया, कहाँ से आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। सिमिलरली कमर्शियल बैंक्स भी या नॉर्मल टाइप ऑफ बैंक्स भी नहीं देते। बट ट्रेड के अंदर ए एंड बी दो लोग हैं जो कि अभी अभी मिले हैं। ए और बी बिजनेस करना चाहते हैं, पर ए कहता है बी को, भैया आप नए हो मार्केट में, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे डील कर लूँ आपके साथ, आप जाके किसी और को ढूंढो। तो बी कहता है सर आप टेंशन ना लो, ये मेरा बैंक है, इस बैंक में आप जाइए, मैं लेटर दे देता हूँ उनको, वो आपके अपने मेरी क्रेडिट वर्दीनेस, मेरा सिबिल स्कोर, मेरी मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरी पेमेंट हिस्ट्री, वो सब बता देंगे आप। मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैं आपका पैसा दे दूंगा, आप टेंशन ना लो। सो जब कभी ऐसा बिजनेसमैन बैंक को बोलेगा कि नहीं इस पर्सन को मेरे बारे में आप बता दीजिए, तो बैंक डज दैट। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है? एंड देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मैंने बताया गाइस क्या होता है। इट इज अ शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है? एक तरह से करंट एसेट होता है आपका। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में आपको जो एक नोट दिया जाता है उस पर लिखा जाता है कि आई विल पे ABC इन दिस टाइम, दिस क्या बोलेंगे, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में। आई टोल्ड यू दैट द गुड्स आर बेसिकली सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो पैसा तो नहीं है ना आपके पास, पैसा आपको, आपने चीज आज बेच दी है, पैसा आपको 3 महीने में मिलेगा, 4 महीने में, 6 महीने में मिलेगा, इस टाइम पीरियड में मिलेगा। बट देन यू रिक्वायर द मनी नाउ, तो क्या करोगे आप? आपको 1 महीने में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू द बैंक, यू विल सेल दिस बिल ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक। आप बोलोगे सर आप ये प्लीज मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज खरीद लो, बैंक कहेगा जी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, हम अभी खरीद लेते हैं। तो सपोज करो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज था 1000 रुपए का, ठीक है? 1000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था, तो बैंक बोलेगा देखो सर आपको पैसा मिलना ये बाद में है, राइट? आप पैसा हमसे अभी मांग रहे हो, तो हम अपना भी तो कुछ चार्ज वार्ज कर रखेंगे अपने पास। तो द बैंक विल कट द चार्जेस। से सपोज करो उन्होंने 100 रुपए काट लिए और 100 रुपए काट के आपको 900 रुपए दे दिए, दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है? मतलब पैसा बाद में मिलना है, 1000 रुपए का है वो, ठीक है, जब बैंक जाएगा तो 1000 रुपए उसको मिल जाएगा। बट सिंस वो आपको पैसा 3 महीने बाद मिलना था, वो दे आज रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट हमें भी तो कमाना दो। So that is why the bank will cut its charges and give it to you. So 1000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज 900 रुपए में आपने खरीदा, आप खुश हो, कुछ तो पैसे आए, ठीक है? So this is your discounting of bills, collection of checks, लॉकर फैसिलिटीज होती हैं गाइस सेफ्टी ऑफ वैल्यूएबल्स में। अगर आपने एक बैंक के अंदर लॉकर खोला है, तो उस लॉकर को कोई और नहीं खोल सकता, ओपन नहीं कर सकता। आप वहां जाके कुछ भी रख के आ जाओ, no one will ever check, right? Whatever secret document, secret money you want to keep, you can keep it, and no one will ever question you कि आपने यहाँ क्यों रखा है। That is how the safety of valuables goes. Locker system जो होता है, I'm pretty sure सब पेरेंट्स, आपके सब पेरेंट्स का रहेगा, जिसमें यूजुअली गोल्ड रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती हैं। रेमिटेंस ऑफ मनी का सिंपल मतलब होता है गाइस, पैसे को एक जगह से भेजना दूसरी जगह पे। जैसे अगर कोई फॉरेन में है, उस फॉरेन में रहते रहते उसने अगर सामान पैसा मेरा इंडिया में भेजा, तो दैट विल बी रेमिटेंस ऑफ मनी, पैसा कहीं भी पहुंचाना। ओके, नाउ यू हैव बैंकर एंड कस्टमर। सो गाइस, हु इज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक? कस्टमर ऑफ अ बैंक इज अ पर्सन जिसका अकाउंट खुला है बैंक के अंदर। अकाउंट खोलने से आप कस्टमर बन जाते हैं, बट कस्टमर रहने के लिए आपको उस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा बार बार। अगर आपने एक अकाउंट खोल लिया और खोलने का आप भूल गए, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, एंड इट्स बीन इयर्स, द बैंक विल सेंड यू अ नोटिस, बोलेगा सर आप तो भूल ही गए हमें। तो या तो सर आप दो चॉइस है आपके पास, या तो आप प्लीज ट्रांजैक्शन कर लो, और ट्रांजैक्शन नहीं करनी है तो हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं।
ठीक है. So to constitute a customer, you have to first of all have an account with the bank. अकाउंट बनने के बाद मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट इज नेसेसरी. मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है. अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो भी आपके चार्जेस कटते रहेंगे. बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस. जब आप बैंक के प्रोडक्ट्स लेने जाओगे ना, तो इट डिपेंड्स. जब आपको कार्ड मिलता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का अकाउंट है. सेविंग अकाउंट भी बहुत तरीके के होते हैं, करंट अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, बार बार आपकी ब्रेक हो के आ रही है. सबको ब्रेक होके आ रही है. नहीं है. नो मैम, नो मैम. तो जिसको ब्रेक होती है बेटा, अपना कनेक्शन चेक करो. एक मिनट मैम. ओके मैम. जिसकी ब्रेक हो रही है ना, उसको कनेक्शन चेक करना जरूरी है. बिकॉज मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मेरी तरफ से होगी ना तो हर बच्चे को दिक्कत आएगी. यस मैम. मैम वो ना आपने ना वीडियो ऑन कर रखा है ना, तो इसलिए बहुत लोग का नेट ना थोड़ा स्लो चल रहा होगा इसकी वजह से. अब मैं वही बोल रही हूँ. मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ. बच्चे कह रहे कोई दिक्कत नहीं है. तो मैम मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, बट है, ना कोई दिक्कत बाकियों को होगा बस. किसी को इंटरनेट की प्रॉब्लम वजह है, कैमरा बंद करूँ मैं? तो भाई किसी को तो बोल दो, नहीं है तो मत बोलो. या No, ma'am. ओके गुड. नो मैम. तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नेट, तो बच्चा अपना आपका ही प्रॉब्लम है नेट में. यू सी द कनेक्शन. कनेक्शन स्लो है. नेट स्लो है. क्या किया जाए? नहीं कुछ नहीं, मैं पढ़ा हुआ आपको. मैम आई हैव अ डाउट. मैम यू कंटिन्यू. या सो एज आई वाज सेइंग, सो एज आई वाज सेइंग कि कस्टमर कौन है. कस्टमर एक वो इंसान है जिसका अकाउंट है बैंक में. वो उस अकाउंट को बार बार डील कर रहा है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है विच इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर. और देयर इज अ मिनिमम बैलेंस. अगर मिनिमम बैलेंस नहीं होगा अकाउंट में तो आपके चार्जेस कटते हैं. व्हेन यू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यू आर ओपनिंग, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट अ कार्ड. जो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिलता है. ठीक है. एंड उसके बेनिफिट्स होते हैं. राइट उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. लाइक आजकल अगर मैं हाई एंड बैंकिंग की बात करूं, तो अगर आप 10 लाख से ऊपर एक अकाउंट मेंटेन करोगे तो वो कार्ड आपका प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा. यू विल बी असाइंड योर ओन रिलेशनशिप मैनेजर. वो आके आपके घर में भी आके सामान आपका चेक वेक आपका लेके जाएगा. तो टाइप ऑफ अकाउंट, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो सबसे चीपेस्ट अकाउंट है वो है पीएनबी में. इसमें सिर्फ 2,000 रुपए पड़े हैं. और गवर्नमेंट लाइक काइंड ऑफ अ बैंक है, पुराना बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, तो उसमें अकाउंट होना जरूरी होता है. तो वो मेरा 2,000 बैलेंस ही है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय पीएनबी. कई अकाउंट्स के अंदर मिनिमम 10,000 बैलेंस होता है. कई अकाउंट्स में मिनिमम 50,000 बैलेंस होता है. कईयों में अगर आप बिल्कुल हाई एंड बैंकिंग में चले जाओगे तो 10 लाख 20 लाख रुपए अगर आपका बैलेंस है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्ड मिलेगा. इस तरीके से रहता है गाइस कि क्या आपका है. और एक और एग्जांपल है, लाइक व्हेन आई टर्न्ड 18, तो मैंने पीएनबी के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाया था. दैट टाइम आपने देखा होगा कॉलेजेस के अंदर यूजुअली एक बैंक की छोटी सी ब्रांच होती है. वो ब्रांच होने का मतलब ये रहता है कि कस्टमर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अगेन बैंकिंग में आ सके, बैंकिंग स्टार्ट कर सके, देखे कि कैसे होता है सब कुछ. तो 18 इयर्स तक के बच्चे जो होते हैं, लाइक उसके ऊपर जो होते हैं, कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, उनको जीरो बैलेंस अकाउंट दिया जाता है फैसिलिटी. जीरो बैलेंस में क्या रहता है गाइस कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देन अगेन व्हेन यू आर ऑफ एज, लाइक अगर आप 21 साल 22 साल के ऊपर हो चुके हो एंड यू नीड टू कन्वर्ट दैट अकाउंट, या आपका अकाउंट बंद हो जाता है. तो इवेंचुअली आई वाज नॉट डीलिंग विद दैट अकाउंट एट ऑल. तो 4-5 साल 6 साल बाद मुझे नोटिस बैंक का मैसेज आता है कि दिस इज द अकाउंट एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इट. तो मैंने कहा क्लोज तो मत करो भाई, इतना पुराना अकाउंट है मेरा. तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई कन्वर्टेड दैट अकाउंट टू बैलेंस अकाउंट, और वो फिर ऐसे कुछ तो चेंज हो गया था. सो बैंक आपको हमेशा इंटीमेट करेगा कि देखो सर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो बैंक को, हम बंद कर देंगे. आपको बिना बताए द बैंक कैन नॉट क्लोज द अकाउंट. ओके अगेन गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर. ये असाइनमेंट में भी होता है, पेपर में भी आ जाता है. एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक
जब अपना अकाउंट हो, आप अपनी सारी डिटेल्स देते हो, टर्म कंडीशंस को पढ़ के साइन करते हो। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द बैंक, ठीक है, कि बैंक आपका पैसा लेगा और आपको इंटरेस्ट देगा, और जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, यू साइन इट, ठीक है। डेटर एंड कलेक्ट क्रेडिटर, ऑफ कोर्स गाइस, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होता है जो पैसा देता है, ठीक है, एंड डेटर कौन होता है? जिसको पैसा पे करना होता है। सो बैंकर विल बी द डेटर and you will be the creditor. Why you are the creditor? Because you are the customer. You are giving the bank money. जो पैसा देगा वो creditor होता है। So debtor creditor relationship इनका बन जाता है, the banker is the debtor, because जब आपने पैसा मांगा the banker is supposed to pay. So banker is the debtor and you are the creditor, right? Bailor bailey relationship, okay. See guys, ये थोड़ा लॉ में चला गया, बेलर एंड बेली एंड बेलमेंट, ओके। एग्जांपल अगर मैं दूं, उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा दो चीजें। जब आप कोई चीज खरीदते हो, राइट, व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग, यू व्हाट हैपेंड, सॉरी, अरे सोनम माइक ऑफ कर लो, सोनम माइक ऑफ कर लो। ओए माइक ऑफ कर ले। हे भगवान, मैं कौन जाता बीच बीच में, हंसते हंसते टक। हंस रहा है, हम जानबूझ के की। हंसी सुनाने के लिए। Okay guys, coming back, bailment क्या होता है? Understand this thing. See, when you buy something, जब आप कोई चीज खरीदते हो तो बिल कटता है आपके लिए, आपका नाम उसमें डाला जाता है, and it is said now कि you are the owner of that thing. आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल पे बिल बनेगा, बिल बन के आपका नाम आया, so now you are A is the owner of this phone, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, आपके नाम पे बिल है, you are the owner, right? Now if that person gives this phone to, like, B को उसने दिया कि भैया तुम फोन कॉल कर लो, so now what is happening is, for the time being, the possession of that phone is being passed to B. दो चीजें हैं, ownership and possession. Possession का मतलब होता है कि you are not the owner and you only use that product, right? And ownership में क्या रहेगा? आप owner भी हो, आप उस चीज को possess भी करते हो. So possession can shift. Possession can shift. I bought a novel. When I bought a novel और novel मेरे पास पड़ा है, so I am the owner and the possessor of that novel. When I give that novel to my friend to read it, now the possession of that novel is with my friend, but I am still the owner. I hope this is clear. जब आपका गाड़ी या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान या कुछ भी खराब होता है, वो आपका सामान है, आप ओनर हो, आप एक शॉप में जाके, रिपेयरिंग शॉप में जाके उसको दे देते हो कि भैया रिपेयर करके दे दो। अब पोजेशन किसके पास है? द पोजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज विद द रिपेयरर, विद द shopkeeper, right? You are the owner, but the possession of that good is with the shopkeeper. Now the shopkeeper is required to repair that product and give it back to you. ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी गाड़ी खराब हुई है, आप एक मैकेनिक के पास गए हो, उस मैकेनिक ने वो गाड़ी ठीक करके आगे बेच दी, ऐसा नहीं होता ना। The mechanic is supposed to repair that car and give that car back to you. This is the relationship of bailment. इसको bailment बोलते हैं, और इसमें जो देता है अपने सामान वो बेली हो जाता है, और जो लेता है वो बेलर होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? सो यहाँ पर बेली बेलर रिलेशनशिप कैसे आया? आपने अपने पैसे बैंक को दिए, right? You become the bailor because you are giving your money to the bank. Now the bank is supposed to keep that money with them, and whenever you ask them the money, they are supposed to give it back to you.
So the bank becomes the bailee and you become the bailer. I hope this is clear. देखो थोड़ा लॉ का है ये. We basically बेलर बेलर रिलेशनशिप में समझाने के लिए हम और टाइम लेते हैं, बट अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इतना समझ लो. एक हाथ से जो दे रहा है वो बेलर है, जो दूसरा ले रहा है वो बेली है. राइट? पैसे आपके हैं. You are the owner of the money. You are only passing the possession to the bank. And when you want that money will be given back to you by the bank. ठीक है? So there is a bailor-bailey relationship. Oh. Trustee beneficiary, again guys, you are the beneficiary. Sorry, you are the beneficiary and bank is the trustee. जो ट्रस्टी होता है वो बेनिफिशियरी के लिए काम करता है, एंड ट्रस्टी हैज टू बी अगेन इन अ वेरी ट्रूथफुल रिलेशनशिप. वो अपना फायदा नहीं कर सकता. जो बेस्ट पॉलिसीज रहती हैं बेनिफिशियरी के लिए, वो सारी पॉलिसीज उसको बताएगा, उसका पैसा भी उस तरीके से यूज करेगा, लीगल तरीके से. ठीक है? सो द ट्रस्टी इज द बैंक एंड यू आर द बेनिफिशियरी. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, अगेन ये भी थोड़ा बिजनेस लॉ के अंदर आ जाता है. एजेंसी बोलते हैं हम इसको, एजेंसी फंक्शंस. सी गाइस, जब आपके लिए कोई काम करेगा, राइट, यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, यू डोंट हैव टाइम, यू से ए यू डू दिस फॉर मी, आई गिव द अथॉरिटी, do your काम. Now what is happening? A is acting on behalf of this person B. So in this case B is the principal, A is the agent. ठीक है? जब एक इंसान दूसरे इंसान के कहने पे, उसके बिहाफ पे काम करेगा, सो दैट जो काम करता है वो एजेंट हो जाएगा, जो काम अपने बिहाफ पे देगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा. ठीक है? जैसे मैं अगर हूं, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मैंने अपने किसी पीए या किसी को बोल दिया कि जाओ जरा ये फाइल को दे के आ जाओ या ये डील करके आ जाओ, आई गिव यू द परमिशन. So now this person will go on my behalf and do that meeting. I am the principal, that person is the agent. That is the agency relationship. So यहाँ पर बैंक एजेंट हो जाएगा, आप प्रिंसिपल हो जाओगे, क्योंकि आपके कहने पे बैंक सारे काम करेगा, जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. ठीक है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ? जो मैंने बैंक को बोला करने को, द बैंक इज सपोज टू डू. अगर मैंने बोला कि 31st को पेमेंट कर दो, बैंक 31st पेमेंट करेगा, फर्स्ट को नहीं करेगा. ठीक है? तो जो जो आप बोलोगे आपके बिहाफ पे काम होता जाएगा. दैट इज योर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ड्यूटीज ऑफ अ बैंक, ऑनर करना चेक को. जो चेक आपने काट के दे दिया है, द बैंक इज सपोज टू पे. अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना पैसा है अकाउंट में. एक आपने वर्ड सुना होगा, चेक बाउंस होना. चेक बाउंसिंग इज अ वेरी नेगेटिव थिंग. चेक बाउंस क्यों होता है? क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है. अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने चेक काट दिया, तो the check bounces, and this is a proper offense where you can even go to jail. So never ever do that. अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भगवान के लिए कभी भी चेक मत काट के दीजिएगा, बिकॉज आपकी जो रेपुटेशन है वो तो गई, साथ में यू कैन इवन गो टू द जेल. ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, मैंने बताया था आपको कि द बैंक इज नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट यू, योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस और व्हाटएवर. कस्टमर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है. जो आपने बोला मेंटेन करना है, जो पासबुक चेकबुक आपको मिलती है वो बहुत जरूरी है मेंटेन करना, ताकि आपको भी पता हो कि मैंने कब क्या पैसे कहीं से काट लिए हैं. एंड जब अकाउंट बंद होगा तो नोटिस देना भी जरूरी है. अगर नोटिस नहीं दिया जाएगा तो दिक्कत है. राइट्स ऑफ अ बैंक, जनरल लियन. अब गाइस लियन क्या होता है कि, चलो मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ कि आपने एक गाड़ी खरीदी. गाड़ी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले आए, राइट? नाउ यू आर पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स, बट एक टाइम के बाद आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी बंद कर दी. सो द बैंक हैज एवरी राइट टू कम एंड टेक दैट कार इन देयर कस्टडी, सेल इट ऑफ, टेक देयर मनी. दैट इज राइट ऑफ जनरल लियन, वेयर द पर्सन कैन रिटेन द गुड्स, कस्टडी में रख सकता है किसी और के गुड्स, आपके गुड्स. क्यों? क्योंकि आपने पैसे नहीं पे किए. आप पैसे पे कर दोगे तो सामान आपको दे देंगे. सिंपल फंड है. ठीक है? बट लॉकर सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल लियन. मतलब आपने मेरा 10 लाख रुपए देना है, राइट? और मेरे बैंक के अंदर आपका लॉकर है.
अब उस लॉकर में क्या है, द बैंक डज नॉट नो। मैंने बोला आपको कि जब लॉकर खुलवाते हो आप, नो वन कैन कम एंड चेक योर लॉकर। सो लॉकर पे जनरल लियन एप्लीकेबल नहीं, आपके बैंक अकाउंट्स पे रहेगा, बट नॉट ऑन योर लॉकर। जनरल लियन इज नॉट एप्लीकेबल। लियन का सिंपल मतलब है कि आपने एक किसी की चीज अपने पास रख ली है और तब तक रखी हुई जब तक वो पैसा नहीं दे रहा। पैसा दे देगा तो गाड़ी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ दो अकाउंट्स है आपके बैंक के अंदर, एक में पॉजिटिव बैलेंस है, एक में नेगेटिव बैलेंस है। सो दिस बैंक कैन सेट इट ऑफ। आपने 2000 रुपए बैंक को देना है, ठीक है। आपके एक अकाउंट में नेगेटिव 2000 रुपए है और एक अकाउंट में 10,000 पड़ा है, तो सेट ऑफ होके अब आपके पास टोटल जो पैसे बैंक के पास रहेंगे वो 8,000 हो गए। तो इसको बोलते हैं राइट टू सेट ऑफ। राइट टू एप्रोप्रिएशन, एक बैंक के अंदर हमारे को बहुत सारे पैसे देने होते हैं, ठीक है। हो गए, अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो क्या होता है गाइस कि जब हमने ऐसे कुछ कर रखा होता है ना, व्हेन वी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, व्हेन वी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक एंड वी डोंट टेल देम कि क्या करना है, सो बैंक अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से द पैसा अप्रोप्रिएट कर लेता है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है पैसा एलोकेट कर देना। सपोज करो आपने बैंक में 10,000 डाले, राइट, एंड यू हैव टू पे योर लोन एज वेल। सो बैंक को आपने कुछ बोला नहीं, सो बैंक क्या करेगा, लोन की पेमेंट, लोन का इंटरेस्ट खुद ही काट लेगा। दैट इज योर राइट टू अप्रोप्रिएशन। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, हर चीज पे इंटरेस्ट एंड कमीशन। आप डेबिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड लो, कोई फ्री चीज नहीं होती है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो, जैसे मेरे पास जितने भी डेबिट कार्ड पड़े हैं और एक क्रेडिट कार्ड है नाम का, आई डोंट लाइक टू यूज क्रेडिट कार्ड, बहुत फुद्दू चीज लगती है मुझे, बट देन कॉमर्स का थोड़ा दिमाग आ जाता है, तो आई सर्टेनली यूज इट एट टाइम्स, बट देन इमीडिएटली आई मेक पेमेंट थ्रू माय डेबिट कार्ड, ऐसे रहता है। सो दोस कार्ड जो मेरे पास पड़े हैं, दे आर ऑल फ्री। मैं पैसे, आई हैव नेवर पेड फॉर माय डेबिट कार्ड्स, बट दे आर जनरली चार्जेबल। तो जब भी आप ये चीज खरीदते हो ना, डू आस्क देम कि ये फ्री है ना, क्योंकि इट डिपेंड्स, दे चार्ज यू डेबिट कार्ड फी, क्रेडिट कार्ड फी एनुअली, और बताते नहीं है। सो इसलिए व्हेनेवर यू राइट। ओपन अकाउंट, डू आस्क देम भैया ये फ्री है ना। यस लाइक यस मैंने डेबिट कार्ड के एक बार अप्लाई किया था बैंक में, तो वो मतलब 65 रुपीज कट लिया था। कार्ड, दे डू दैट व्हेन यू ओपन एन अकाउंट, क्योंकि उनका है ये बैंक ऐसे ही कमाता है, राइट। बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यू आर ओपनिंग। अगर कोई हाई एंड अकाउंट होगा ना, उसमें पैसा नहीं होता। तो व्हाट आई डू इज दैट व्हेनेवर आई ओपन एन अकाउंट, मैं सीधा बोलती हूँ फ्री है ना, कहते हैं यस मैम फ्री है, डोंट वरी। तो वो हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कोई आपको अच्छा, बैंक अकाउंट के अपग्रेड भी होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर अकाउंट यूज कर रहे हो, जैसे सपोज करो आपने एक्सक्लूसिव अकाउंट यूज किया है, तो आपको अपग्रेड मिल जाएगा पायनियर अकाउंट में, वो चीज फ्री रहेगी। वेराज अगर आपको पायनियर अकाउंट चाहिए, सपोज करो किसी बैंक का पायनियर अकाउंट चाहिए, सबसे हाई एंड अकाउंट चाहिए, तो यू आर सपोज टू मेंटेन 10 लाख 20 लाख बैलेंस लाइक दैट, ठीक है। वो फ्री कार्ड्स होते हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री वाले, कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड वाले, नॉट लाइक दैट। अदरवाइज यू टॉक टू देम, बोलो मुझे फ्री कार्ड दो, ऐसे रहता है। राइट टू क्लोज द अकाउंट, ऑफ कोर्स क्लोजिंग अकाउंट आपको बताएगा कि अगर आप सर यूज ही नहीं कर रहे अकाउंट, तो हम बंद कर रहे हैं। बैंक अकाउंट का इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आपने आई एम प्रीटी श्योर सुना होगा टाइम डिपॉजिट, मतलब कि आप पैसा निकाल नहीं सकते विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आपने एक महीने, एक साल की फिक्स डिपॉजिट लिया, 2 साल का लिया, 10 साल का लिया है, उससे पैसे निकालोगे, आपके चार्ज कट के आपको पैसे मिलेंगे। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जब पैसा मांगोगे मिल जाएगा, डिमांड करो पैसा मिल जाएगा, राइट। सेविंग अकाउंट, द टाइप ऑफ अकाउंट जो सबके पास रहता है, इस पे इंटरेस्ट कम होता है। करंट अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट होता है, इसकी लिमिट ज्यादा होती है, पैसे आप ज्यादा निकाल सकते हो। रेकरिंग में आपको सेम अमाउंट बार बार पे करना पड़ता है। तो इसमें गाइस ज्यादा कुछ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ओवर दिस। इट्स प्रीटी सिंपल। आई एम प्रीटी श्योर सब इतने बड़े बच्चे तो हो कि लाइफ में एक बार बैंक में कुछ तो करा होगा, तो दिस इज समथिंग वेरी जनरल। Checks, yes, you know what checks are. Check is basically a negotiable instrument drawn upon a certain bank
किसको पे करना है, अकाउंट पे है, सेल्फ है, वो सब लिखना होता है। आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन नोज व्हाट चेक इज एंड कैसे यूज करते हैं चेक को, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। सब इतने बड़े तो 18 साल से तो ऊपर हो ना, आई एम प्रीटी श्योर सबके बैंक अकाउंट्स होंगे, कोई 18 साल से कम तो नहीं है। No, ma'am. Drafts guys, since yeah good, I am just No, ma'am. है so मैं Yeah, ma'am. हर्षिता नाम से। क्या Under 18 है Okay. मैम। ड्राफ्ट में अबव 18 है ना सब? नहीं मैं Under हर्षिता I'm है। under 18 हर्षिता मैम कौन अंडर 18 भी है? अंडर 18 कैसे मैम हम होता है कोई? अपन तो 20 में जी मैम है। वाओ, इतने जरा हाथ मैं उठा बता लो। देती हूँ, पैसे बैंक से निकालने होते हैं, सुन लो। बैंक से जब पैसे मैम निकालने अंडर होते हैं तो 18 उसके लिए चेक काट के देना पड़ता है। बैंक से जब पैसे निकालने होते हैं तो उसके लिए चेक काट के देना पड़ता है। तो चेकबुक मेरे पास ही है, लेट मी शो यू। ऐसी चेकबुक आती है, ऐसी चेकबुक आती है, उसके अंदर चेक्स होते हैं, ठीक है। और चेक के ऊपर नाम लिखा होता है कौन से बैंक का है, राइट। आप पे करते हो, यहाँ लिखते हो, सारी डिटेल्स अपनी डालते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप जो ऊपर है ना, आप इसको क्रॉस कर देते हो, 2 लाइनें ऐसे सीधी खींच दोगे और लिख दोगे अकाउंट पे ही। दैट मीन्स अब पैसा कैश में नहीं निकाल सकते आप, आपको अकाउंट में जाएगा सीधा पैसा। वेयर एज अगर आपने लिखा हो कि सेल्फ पे है और कोई मार्किंग नहीं हो रखी है, तो पैसा आपको वो कैश में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है, राइट। और मिनिमम 3 डेज लगते हैं। पहले एक चेक को निकालते थे आप तो 3 महीने तक, सॉरी 6 महीने तक चेक को आप प्रेजेंट कर सकते थे, बट अब 3 महीने के अंदर चेक जो है एक्सपायर हो जाता है। So, आपने सपोज करो चेक निकाला है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक बैंक को देना है, तभी पैसा मिलेगा। 3 महीने के बाद जाओगे, बैंक कहेगा सर ये अब मैं चेक फाड़ के फेंक रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, मेरे को नया चेक दो। ठीक है, so that those are checks, मैंने दिखा दिया आपको। ये चेकबुक होती है, पता नहीं कौन यूज करता है आजकल, आई डोंट नो। सब कुछ आजकल सारी कुछ ऑनलाइन है, पर ठीक है, चेक काटने का अपना मजा है। मैं कोई जमीन वगैरह ले तो ठीक है? उसमें चेक से देना पड़ता है ना मैम। हाँ हाँ, कई जगह पे आपको पेमेंट चेक से ही करनी पड़ेगी क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा होता है, मैम आपका बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा। रईसों वाली फीलिंग आ रही है चेक काटने में। यस, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, अब गाइस देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि चेक आप तभी काट सकते हो जब आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हैं। आपने अगर उसके बिना काटा तो चेक बाउंस हो जाएगा, अगेन जेल हो जाएगी। सो ड्राफ्ट क्या का काम होता है, कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहते हैं कि सर देखो हम लोग ना इतनी मगजमारी नहीं कर सकते, इतना दिमाग नहीं है हमें, आप हमें ड्राफ्ट दो, हमें चेक मत दो। तो अब ड्राफ्ट क्या रहेगा, दिस पर्सन विल गो टू बैंक। जैसे सपोज करो मुझे लाख रुपए का चेक देना था, चेक की जगह उसने ड्राफ्ट मांग लिया। आई विल गो टू द बैंक, आई विल टेल द बैंक कि सर मेरा 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना दो, आई विल पे देम 1 लाख। तो यहाँ पर सिक्योरिटी है कि बैंक के पास पैसा पहले से ही आ चुका है, बाउंस होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि पेमेंट पहले कर चुके हो आप। ठीक है, बैंक को पैसा मिला, 1 लाख रुपए बैंक ने लिया, आपके नाम पे ड्राफ्ट काट के दे दिया कि किसको पे करना है। सो देयर इज अ सर्टी कि पेमेंट हो जाती है। सो दैट इज योर ड्राफ्ट। सी गाइस, स्टॉप पेमेंट का भी एक प्रोविजन होता है। आपने चेक काट के दे दिया है और आपको एकदम से लगा रहे यार मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे चेक नहीं देना था, अब तो पैसे कट जाएंगे मेरे। तो जब तक बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट नहीं होता, उससे पहले तक आप स्टॉप पेमेंट कर सकते हो। बैंक को आपने फोन करना है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का काम मतलब यही होता है कि बैंक को आप जो जो इंस्ट्रक्शन दोगे खड़े होके, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो बैंक करेगा। ठीक है, so this is the part of stop payment is part of a standing instruction where you tell the bank कि सर पैसे मत लेना, पैसे मत देना। में लोन्स है गाइस, अगेन मैंने आपको बताया था। यस मैम अगर जैसे हम कुछ भी गलत लिख दे चेक में, मतलब मिस्टेक कर दे तो भी बाउंस होगा मैम। मिस्टेक कैसे करी, जैसे सपोज करो कभी कभी हो जाता है कि आप डेट 2019 लिख देते हो सबका, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि 2000 से बैठे हम, तो ऐसी मिस्टेक होगी तो बैंक हंस के आपको बोलेगा सर सर नहीं है चेक सर, ऐसे। ठीक है, तो
कि अगर आपने अमाउंट गलत लिख दिया है तो दोनों जगह तो अमाउंट नहीं गलत लिखोगे ना. यू आर सपोज टू राइट अमाउंट टू प्लेसेस. एक आपको लिखना होता है यहाँ रुपीज में, वर्ड्स में, और आपको लिखना होता है नंबर्स में. तो वो दोनों टैली होगा तभी तो अकाउंट जाएगा, पैसा जाएगा. तो जब आप मैम, चेक प्रेजेंट करते हो तो बैंकर और अमाउंट को कट डबल करके नहीं पेन लिख सकते दोबारा. मैम, डबल पेन चलाने पे भी चेक को काट दिया जाता है. बिल्कुल नहीं डब- नहीं नहीं, यू कांट डू डबल चेक. डबल या कटिंग अलाउड नहीं है चेक के ऊपर. कटिंग इज नॉट अलाउड. गलत कर दिया तो दो बार 3 बार साइन भी करना पड़ता है कभी कभी. जब आप चेक काट के देते हो ना, जैसे आपने एक बार साइन किया, आपका कोई लाइन गलत पड़ गई, किसी वजह साइन मेरा ठीक नहीं हुआ है, तो दोबारा साइन करके देना पड़ेगा. बैंक चेक काटने, जब आप चेक काट के देते हो, जहां डिपॉजिट करना होता है उसकी डिटेल्स चेक के पीछे लिखी जाती हैं. चेक के पीछे लिखी जाती हैं सारी डिटेल्स अपने अकाउंट की, जिसको पे करना होता है. ठीक है, तो दिस इज योर चेक का सिस्टम. ऑफ कोर्स गलती नहीं होनी चाहिए. गलती होगी चेक आपका वापस हो जाएगा. होता है ऐसे. स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलतियां की चेक पे. ऐसे डर लगता था चेक लिखते हुए. पापा मम्मी कहते थे बहुत ध्यान से लिखो और कोई गलती नहीं करनी है. अकाउंट नंबर डालते हुए गलती हो गई, साइन करते हुए गलती हो गई, दोबारा साइन करो, इस तरीके से. या सो गाइस, लोन्स एडवांसेस आपके होते हैं. लोन मैंने बताया था आपको, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन 1 साल से कम का, मीडियम टर्म 2 साल से 5 साल के बीच में, एंड लॉन्ग टर्म लोन आपका 5 साल से ऊपर का हो गया. राइट. लोन का मतलब आपको पता है, आप पैसा गिरवी लेते हो और उसके ऊपर आप एक इंटरेस्ट बैंक को पे करते हो. दैट इज योर लोन. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अपने बैंक को नेगेटिव बैलेंस में ले जाना. जैसे अगर मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो मैं मेरे पास पैसा नहीं है बैंक के अंदर, बट मैं पैसा निकालती जा रही हूँ. दैट इज ओवरड्राफ्ट. नेगेटिव बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, कि मेरा, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो के अंदर, मेट्रो कार्ड में बैलेंस अगर आपका 10 रुपए है और आपने उसको स्वाइप किया तो नेगेटिव 15 रुपए, नेगेटिव 20 रुपए से दिखाता है. तो दैट इज बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वेयर आप ओवरड्रॉ कर रहे हो अपने अकाउंट को. जितनी ड्रॉइंग लिमिट थी वो हो चुकी है, नाउ यू आर ओवर ड्रॉइंग द अकाउंट. ये बेसिकली करंट जो अकाउंट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि इनकी अगेन पैसा इनको जब मर्जी चाहिए होता है. तो पैसा हमेशा अवेलेबल रहे, सो इनको ओवरड्राफ्ट दिया जाता है. एट टाइम्स यू आर सपोज टू कीप सम कोलैटरल सिक्योरिटी विद द बैंक, ईदर अगेंस्ट और नॉट. पर्सनल सिक्योरिटी पे भी रख सकते हो, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैक रिकॉर्ड विद द बैंक, विद योर क्रेडिट वर्दिनेस, विद योर सिविल स्कोर, आपको ये ऑफर्स दिए जाते हैं. सिमिलरली कैश क्रेडिट होता है. कैश का मतलब यही होता है कि आपके पास एक लिमिट आपको दे दी गई है, सपोज करो 10 लाख रुपए की, और जब जब पैसा आप निकालते जाएंगे उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जो आपके बैंक में आपको सैंक्शन अमाउंट मिला हुआ है, ठीक है, कैश क्रेडिट में, राइट, 10 लाख रुपए आपके पास कैश क्रेडिट है, बट आपने निकाला 1 लाख रुपए, तो यू विल बी ओनली सपोज टू बी पेइंग द इंटरेस्ट ऑन दैट 1 लाख, नॉट ऑन द होल अमाउंट. जितना पैसा निकाले हुए यूज करोगे उतने पे आपको पैसे देने पड़ेंगे यूज पे. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि क्या होता है डिस्काउंट करना बिल के. मोड ऑफ क्रिएशन, चार्ज. ओके, सी गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी पे देना नहीं देना क्या होता है. मेरा पैसा तो डूब जाएगा, तो सर ऐसा नहीं चलेगा. बट अपना कुछ बहन की शादी करने के अंदर बेटा जा दे जाके. So that type of गिरवी रखना is called pledge. जहां पर आप ओनर हो चीज के, you are the possession of with the gold के केस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें जो बेलर, ओके यार, बेलर आ गया फिर से. फाइनेंस हमने सुना होगा. मुथूट फाइनेंस क्या Yeah, करता ma'am. है, गोल्ड आपका लेगा और आपको पैसे Yes, ma'am. देता है. राइट. सो आप बेलर बन जाते हो, द लेंडर इज द बेली. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, गोल्ड आपका है, आप ओनर हो, द पोजेशन इज नाउ विद द मुथूट फाइनेंस, एंड नाउ दे विल गिव यू द मनी. सो यू आर सिक्योरिंग योर लोन थ्रू बेलमेंट. This is basically a bailment type where you are giving your gold as a security
कि कल को अगर मैं पैसे वापस नहीं करता, आप गोल्ड बेच के अपना पैसा ले लीजिएगा. So here the bearer will become the this pawner, and the bailey will become the pawnee. थोड़ा नाम में डिफरेंस है. Bailor, bailey, the same person when does pledge becomes the pawner and pawnee. ठीक है. जो पैसा जो borrow कर रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, that will be the pawn, और जो प्रॉपर्टी जिसकी प्लेज हो रही है, that will be the pawnee. इसको रट्टा मार लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उस पे. ठीक है. just understand this thing. इस प्लेज के केस में राइट द एग्जांपल फाइनेंस गोल्ड के केस में होता है where you are just giving the possession and not the ownership. ठीक है. हाइपोथेटिकेशन में ओनरशिप भी जाती है, राइट. सॉरी, नॉट द ओनरशिप, राइट. चीज आपके पास ही पड़ी है, राइट. गोल्ड के केस के अंदर आपको वो गोल्ड देना पड़ रहा है, पोजेशन देनी पड़ रही है. बट हाइपोथेटिकेशन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. आपने गाड़ी खरीदी, दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. गाड़ी खरीदने के बाद क्या हो रहा है? लोन भी आपका, गाड़ी भी आपकी. देयर इज नो कि आप गाड़ी दे रहे हो. समझो इस चीज को. द पोजेशन इज विद यू. गोल्ड के केस में पोजेशन नहीं है, पोजेशन आपको देनी पड़ रही है. हाइपोथेटिकेशन में गाड़ी भी आपके पास है और लोन भी आपको दिया जा रहा है. ठीक है. सो दैट इज अ हाइपोथेटिकेशन. अच्छा, प्लेज और हाइपोथेटिकेशन दोनों के अंदर द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इज मूवेबल. गोल्ड को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है, गाड़ी को एक जगह से चला के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, राइट. बट मॉर्टगेज जब हम वर्ड यूज करेंगे, सो मॉर्टगेज इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज योर लैंड, बिल्डिंग, ऑफिसेस. ठीक है. यहां पर भी आपको चीज को गिरवी रखने के लिए, कुछ चीज खरीदने के लिए आप अपना घर, अपना ऑफिस, कोई बिल्डिंग गिरवी रख देते हो. सो दैट इज योर मॉर्टगेज. मॉर्टगेज इज फॉर immovable property. Pledge hypothecation is for movable property. This is nothing but कोई चीज को गिरवी रखाना. एक चीज आप गिरवी रख रहे हो, पोजेशन शिफ्ट हो रही है, दैट इज प्लेज. एक चीज आप गिरवी रख रहे हो, पोजेशन नहीं शिफ्ट हो रही है, दैट इज योर हाइपोथेटिकेशन. इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई तो वो मॉर्टगेज बन जाता है. ठीक है. अदर बैंक सर्विसेज, कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ योर कस्टमर्स, गाइस. ओके, लीजिंग कंपनीज. ओके, अब लीजिंग क्या होती है गाइस? कि आप रेंट तो समझते हो ना, कि कोई चीज को रेंट पे लेना. जब वो रेंट पे आप कोई चीज बहुत ही लंबे पीरियड के लिए ले लेते हो, तो वो लीजिंग कहलाती है. 50 साल, 100 साल, 200 साल. ठीक है. रेंट पे कोई चीज को लेना, तो जहां पर जो रेंट आपका जो ओनर होगा वो लेसर कहलाता है, और जो आप होगे वो लेसी कहलाएगा. जस्ट टर्म्स है. रेंटल मनी लेसर को मिलती रहेगी आपकी तरफ से, और ये ह्यूज टाइम पीरियड के लिए होता है. बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े थिएटर्स, आप रेस्टोरेंट ले लो लीज पे, आप मूवी थिएटर ले लो लीज पे, तो ये बहुत सालों सालों आपको दिए जाते हैं. ठीक है. टैक्स कंसल्टेशन, ऑफ कोर्स बैंक जो है आपको एडवाइस करेगा कि सर आप अपना पैसा यहाँ लगाइए, अपना पैसा वहां लगाइए, ताकि आपका टैक्स बचता रहे. मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, आपका शेयर खरीदना, शेयर बेचना, अंडरराइट करना, ये सब फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक. अब अंडरराइटिंग क्या होती है? जब अंडरराइटिंग पे जाएंगे फाइनेंस पढ़ने कल, तब मैं बताऊंगी क्या होती है. मर्चेंट बैंकिंग आपकी बिजनेस हाउसेज एंड इंडस्ट्रियल हाउसेज को दी जाती है. क्रेडिट कार्ड आपको बताइए क्या होता है, कि क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया है, नाउ यू कैन बस पैसे खर्चो. 55 दिन का टाइम होता है, उसके बाद यू नीड टू पे बैक. दैट इज योर बैंकिंग गाइस. एक सेकेंड, गिव मी 1 second, लेट मी हैव सम वाटर. ठीक है, 5 minutes ब्रेक. ओके मैम.